हेलो बच्चों, वेलकम टू पीकेडी क्लासेस। आज आपका फोर्थ लेक्चर चलेगा जीएस पेपर 2 का, पॉलिटी का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली फ्री क्लासेस चल रही हैं। 3 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक देखें और जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उस असाइनमेंट को लिखने का प्रयास करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पीकेडी क्लासेस के नाम से है। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर कई लाभ मिलेंगे। वो लाभ में आपका जो पीडीएफ है, जो हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में, वो पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी और असाइनमेंट आप लिख करके वहाँ डाल सकते हो, जिससे आपका असाइनमेंट चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। आप धीरे धीरे प्रयास करें और लगे रहें, मेहनत करते रहें। चलिए देखिए आज के पॉइंट क्या होंगे हमारे। आज के जो डिस्कशन पॉइंट हैं आपके, नंबर 1 है धन विधेयक। धन विधेयक पर हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 है आपका अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश कैसे जारी किया जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और नंबर 3 है आपका एंग्लो इंडियन के संबंध में। आपको पहले भी बता चुके हैं, राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में विशेष प्रावधान क्या क्या हैं आपको बताया है पहले। थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, जैसे दोनों सदनों के सत्रों को बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, स्थगन करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका लोकसभा के विघटन का प्रभाव संसद में लंबित बिल या विधेयक पर क्या होगा, इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रपति की भूमिका कार्यपालिका के संबंध में क्या होगी, इस पर डिस्कशन करेंगे हम। अनुच्छेद 77 का 3 क्लॉज 3 के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या कंडीशंस मिली हुई हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 74 का 1, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है अगली क्लास में, प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार मंत्रिपरिषद के संबंध में, इन पर हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास में बने रहें, लास्ट तक क्लास को देखें। आज के आपके ये पॉइंट हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे और फिर आप इन पर लिखने का प्रयास भी करोगे और आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। क्लास लंबी हो सकती है तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और नोट्स बनाते रहें जिसको रिक्वायरमेंट हो। बाकी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो हमारा लिंक है वो आपको मिल जाएगा नीचे, उस पर हम शेयर कर देंगे। उस पर आप पीपीटी को ले सकते हो और जो क्वेश्चन असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उस असाइनमेंट को आप लिख सकते हो। तो चलिए आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है धन विधेयक। तो धन विधेयक के विषय में हम आपको थोड़ा बताते हैं। चलिए समझिए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या क्या आपकी समझ में आता है और क्या क्या आपको याद है। धन विधेयक के विषय में हमने आपको बताया था कि धन विधेयक जब भी आएगा, धन विधेयक से पहले, धन विधेयक की पहले पूर्व अनुमति ली जाएगी। पूर्व अनुमति किससे ली जाएगी? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या अनुमति धन विधेयक पर ली जाएगी। उसके बाद धन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी पहुंचेगा, पहले लोकसभा में पहुंचेगा, उसके बाद राज्यसभा, दोनों सदनों से पास होकर के वो फिर दोबारा से राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। ठीक है, ये आपको हमने बताया था, इस पर हम थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे। तो पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है धन विधेयक पर। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ये पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब ध्यान दें, आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन हो जाते हैं, आपको बता चुके हैं हम। 3 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला कि वो सहमति दे दे, तो वो सहमति दे दे तब एक्ट बन जाएगा। दूसरा वो सहमति ना दे, और तीसरा पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है, तीसरा पुनर्विचार के लिए वो भेज दे। तो आप अब समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन बन जाते हैं। अब पूर्व अनुमति, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूर्व अनुमति होने के बावजूद भी राष्ट्रपति को दोबारा से उसको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन इसीलिए मिल रहे हैं कि भाई इस जो पूर्व अनुमति पर, जब राष्ट्रपति ने इस पर पूर्व अनुमति दी थी उस समय जो धन विधेयक की जो सिचुएशन थी, जो विधेयक दिया गया था, उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसकी प्रक्रिया पास हुई। पास होने के बाद
राष्ट्रपति के पास दोबारा पहुंचा, क्या इसकी वही स्थिति होगी दोबारा? क्या इसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा यहां तक आने के साथ साथ? ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति को 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप अब इसमें पुनर्विचार के लिए भी यही कर, तो आई होप आपकी समझ में अब आ चुका होगा ये कि ये क्या कंडीशन होती हैं धन विधेयक पर पूर्व अनुमति से पहले, अनुमति देने के बावजूद भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है। ठीक है, और आपको ये भी बताया था कि पुनर्विचार पर भेजने के बाद राष्ट्रपति के पास दोबारा बिल आता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन, मतलब उस पर उसको वापस नहीं भेज सकता है, उसको दोबारा वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, लेकिन पुनर्विचार का भेजने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देगा, उस पर साइन करने ही होंगे। आपको ये भी हमने बताया था कि राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा कि अध्यादेश जारी करना और एंग्लो इंडियन के संबंध में। चलो पहले आप एंग्लो इंडियन के विषय में समझ लीजिए। एंग्लो इंडियन, अब देखिए एंग्लो इंडियन के विषय में आप समझिए कि एंग्लो इंडियन की जो अनुमति है आपकी लोकसभा और लोकसभा में आपकी कितने की है? 2 व्यक्तियों की, और राज्यसभा में कितने की है? आपकी 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये 2 व्यक्ति किसके लिए हैं? ये उसके लिए हैं कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि व्यक्ति मौजूद नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन कर सकता है राष्ट्रपति। तो आप देखें इसमें आपको राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। आपको पता है, बताया था पीछे हमने कि 25 जनवरी 2020 को इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान दें, इस एक और राज्यसभा के को खत्म नहीं किया गया है। 12 मनोनीत हैं उनको नहीं किया गया है। ठीक है, और जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनके प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप एक बात बताइए हमें कि क्या राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन है, ये जो एंग्लो इंडियन है ये 2, क्या राष्ट्रपति, इनसे पहले की बात है जब आपके ये खत्म नहीं हुआ था, इससे पहले का क्वेश्चन क्या है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को 25 जनवरी 2020 से पहले मनोनीत करना अनिवार्य था? इसका मतलब 25 जनवरी जो 2020 है इससे पहले मनोनीत करना अनिवार्य था? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आप एक बात सोचिए कि ये अनिवार्य नहीं था, ये पहले भी अनिवार्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये पहले भी अनिवार्य नहीं था, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर इसको मनोनीत किया जा सकता है इनको। लेकिन राज्यसभा में इसका प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में क्या है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे, ये राष्ट्रपति जो मनोनीत हैं इसमें तो प्रावधान नहीं था कि अनिवार्य नहीं था, इसमें अनिवार्य है। इसमें क्या है? अनिवार्य है, पहले भी और अब भी अनिवार्य है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो इसमें अनिवार्य है राज्यसभा केस में और उसके केस में अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे देखें। आप आगे देखिए, आगे आपको बताया था हमने कि भाई राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 का अकॉर्डिंग। आप अभी समझ लीजिए, आपको सारा कुछ अभी और समझाया जाएगा, आप अभी समझने वाले पॉइंट समझ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति क्या लगाता है? अध्यादेश लगाता है। अब राष्ट्रपति अध्यादेश जो लगाता है, देखिए ये राष्ट्रपति हुआ, ठीक है, और यहां आपका मंत्रिपरिषद हुआ, मंत्रिपरिषद। अब ध्यान देना इस बात पर जिसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्शों के आधार पर अध्यादेश जारी किया जाता है। ये बात सत्य है या असत्य है? ये बात देखिए,
कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, ठीक है, सलाह किसकी होगी? अब देखिए इसका मुखिया कौन है? पीएम, ठीक है। अब जो सलाह होगी वो मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति यह जो निर्णय है, जो निर्णय लेगा अध्यादेश का, ये निर्णय इसका स्वयं विवेक अधिकार नहीं है, स्वयं विवेक अधिकार नहीं है इसका राष्ट्रपति का। ये किसकी सलाह पर काम करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश अपने स्वयं विवेक से नहीं कर सकते हैं, इसकी सलाह से करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से वो करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए राष्ट्रपति जो संसद में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जो जारी करा, राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी करा वो उसकी जो तुलना है वो किसके समतुल्य है? समतुल्य। किसके समतुल्य है? संसद के, जो संसद है, संसद जो भी कानून, संसद किसी भी कानून को जिसको बना सकती है, जिसका भाग्य का निर्माण कर सकती है, उस कानून के समतुल्य ही क्या काम करता है? अध्यादेश काम करता है। अर्थात इसकी भी पावर, अध्यादेश की, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसकी पावर उतनी है जितना संसद कोई बिल पारित कर देती है, ठीक है। तो उसके बराबर इसकी पूरी पावर है। आगे देखिए, अब देखिए राष्ट्रपति और क्या कर सकता है अध्यादेश के विषय में, राष्ट्रपति की और क्या क्या पावर हो सकती है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव, अब आप जो प्रभाव है उसको समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश का जो प्रभाव है, ठीक है, वो संसद जो भी कानून बनाएगी, ध्यान दें, संसद जो भी कानून बनाएगी उस कानून के बराबर ही इफेक्टिबल होगा, उस कानून के बराबर ही प्रभाव डालेगा राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी करा उसकी पावर संसद में जो कानून बनाती है, जो संसद जो कानून बनाती है उसके बिल्कुल समतुल्य माना जाता है, ठीक है, उससे बिल्कुल भी वो कम नहीं है। चलिए अब आगे देखें, आप आगे आपको बताते हैं हम संयुक्त सत्र। देखिए संयुक्त, ये सत्र, पहले तो आप सत्र को समझें, सत्र क्या हो सकते हैं? देखिए सत्र आपके 3 हो सकते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, ठीक है, आपका नंबर 2 साल के शुरू में सत्र, जो आपकी जो साल होगी, ठीक है, आपको बताया था साल के शुरू में प्रारंभिक दौर पर, और नई लोकसभा के निर्माण के समय, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके होंगे। इनमें हम क्या क्या कह सकते हैं? देखिए बजट सत्र, मानसून सत्र, इसको मानसून बोल सकते हैं हम, ठीक है, और शीतकालीन सत्र। 3 कंडीशन में आपके होते हैं शीतकालीन। तो सत्र आपके बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो ये जो सत्र हैं, मिनिमम जो समय होगा, मैक्सिमम, अधिकतम जो समय हो सकता है 2 सत्रों के बीच, अधिकतम समय 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच कितना हो सकता है? वो आपका 6 माह हो सकता है, अधिकतम समय 2 सत्र, ठीक है। 2 सत्र तो होने ही होने हैं मिनिमम, और जो अधिकतम जो समय होगा उनका कितना हो सकता है? 6 माह आपका हो सकता है, 6 माह समय हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, आप अब इसमें समझिए कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां इसमें मिली हुई हैं। राष्ट्रपति को नंबर 1 पॉइंट आप देखिए कि राष्ट्रपति आपका दोनों सत्रों को बुलवाना, सत्रों को दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र होता है, जॉइंट सेशन, ठीक है, संयुक्त सत्र, जॉइंट सेशन को बुलवाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका सत्रावसान कर सकता है, ठीक है, सत्रावसान कर सकता है। और तीसरा आपका
ठीक। तीसरा, लोकसभा को भंग करना। ये स्पेशल पॉइंट है इनके, मतलब विशेष शक्तियां हैं लोकसभा को भंग करना, डिसॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगला है आपका स्थगन। ये शब्द अलग है, स्थगन होना ये अलग है। तो आप देखें पहले जॉइंट सेशन को समझें। जॉइंट सेशन, जो जॉइंट सेशन है इसका जो बुलाता है, ध्यान दें अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाता तो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को, ठीक है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। अब यदि स्पीकर ना हो, यदि स्पीकर ना हो तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक है, कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। अब ध्यान दें एक बात और, अभी और थोड़ा सा बताया जा रहा है आपको। यदि डिप्टी स्पीकर और लोकसभा स्पीकर दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो, तो फिर आपका इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का, ध्यान देना, उपाध्यक्ष। क्या करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष। क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, और सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि सत्रावसान जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, अर्थात सत्र को समाप्त करना। ठीक है, देखो किसकी शक्ति है? ये राष्ट्रपति की शक्ति है। लोकसभा को भंग करने किसकी है? राष्ट्रपति की है। अब आप जॉइंट सेशन को समझें, जॉइंट सेशन कैसे होता है। जॉइंट सेशन, सबसे पहले आप ये समझें कि जॉइंट सेशन कहां कहां लगाया जा सकता है, क्या कंडीशन होती हैं, कौन सी सिचुएशन में जॉइंट सेशन लगाया जाएगा, उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, देखिए जॉइंट सेशन में जो गतिरोध पैदा होता है वो कहां कहां होता है, और जॉइंट सेशन आपका जो लगाया जाता है, आपको बताया गया था जॉइंट सेशन कब आएगा? साधारण विधेयक पर जॉइंट सेशन आएगा। ठीक है, जॉइंट सेशन साधारण विधेयक के उसमें ही लगाया जाता है। देखिए मान के चलो ये प्रथम सत्र है, प्रथम सदन, ये द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय सदन कुछ भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, ये भी लोकसभा भी हो सकती है और राज्यसभा भी हो सकती है, कोई सा किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जिसमें पहले आ जाए। ठीक है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन, दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध पैदा होता है या असहमति जो पैदा होती है उस पर जॉइंट सेशन लाया जाता है। ठीक है, इसे आप असहमति भी लिख सकते हो कि गतिरोध पैदा होता है या असहमति जो पैदा होती है उस पर आपका जॉइंट सेशन आएगा। अब जॉइंट सेशन की सिचुएशन क्या क्या होंगी वो देखिए। जॉइंट सेशन समझिए, नंबर 1 पॉइंट, हमने माना कि भाई प्रथम सदन में कोई सा भी हो, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उसमें क्या हुआ, कोई बिल आया, ठीक है, साधारण बिल, वो साधारण बिल जो आया उसको प्रथम सदन ने पास कर दिया। ठीक है, प्रथम सदन की जो प्रक्रिया है उससे वो क्या हो गया? पास हो जाता है। ठीक, अब जब पास हो जाता है तो द्वितीय सदन में पहुंचता है। अब द्वितीय सदन में पहुंचता है तो इस सदन ने के पास 3 कंडीशन है, इसके पास 3 कंडीशन है। कौन सी? या तो वो पास कर दे, या वो कैंसिल कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है, इसके पास 3 ऑप्शन हैं, या तो ये पास कर दे, या अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप जो पुनर्विचार जो कंडीशन है इनको समझें, ये कैसे कैसे बनेंगी। पहले हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जो हमने ये दिखाया है, जैसे समझाना चाह रहे हैं उसको समझें, ये आपकी समझ में आया होगा। 3 कंडीशन बनेगी। अब देखिए आप, पहला ऑप्शन आपका कि भाई प्रथम सदन ने आपको पास कर दिया, द्वितीय सदन ने भी पास कर दिया। ठीक है, फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास भी क्या ऑप्शन? 3 ऑप्शन, या तो वो पास कर दे, या वो मना कर दे, या पुनर्विचार भेज दे। ठीक है, चलिए अब पहले का मामला खत्म हो गया, कोई जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें पहले सदन में वह गया, वही पहली वाली बात, ध्यान दें यही पहली बात, पहले सदन में गया, इसने पास कर दिया। ठीक है, दूसरे सदन में गया, इसने क्या काम करा? इसने दूसरा वाला ऑप्शन उठाया, ठीक है, और मना कर दिया। मैं 3 ऑप्शन बताए थे अभी आपको,
3 ऑप्शन बताए थे ना, ठीक है। पहला पास कर दे, क्रॉस कर दिया, पुनर्विचार के लिए, इसने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो आप समझ लें तुरंत यहां जॉइंट सेशन आ जाता है। यहां जॉइंट सेशन की जरूरत पड़ी, ध्यान देना, यहां जॉइंट सेशन की जरूरत पड़ी कि जब दूसरे सदन ने मना कर दिया, उसकी असहमति उसने जता दी, अर्थात गतिरोध पैदा कर दिया। जब गतिरोध पैदा हो गया तो राष्ट्रपति को जॉइंट सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अब आपकी समझ में पॉइंट आया होगा कि जॉइंट सेशन पहले पॉइंट पे आपके दोनों ने सहमति जता दी, दूसरे पॉइंट में पहले ने सहमति जताई, दूसरे ने दूसरे वाला ऑप्शन को यूज करा, सहमति नहीं जताई, ठीक है। चलिए और कहां हो सकती है, इसने क्या काम करा, सहमति दे दी। इसने क्या काम करा भाई, तीसरा वाले ने क्या, इसने क्या पॉइंट करा, इसने क्या करा भाई, पहले तो इसने उसमें कुछ संशोधन करा, सहमति तो दी, इसने सहमति दी, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधन के साथ, ठीक है। इसने कुछ संशोधन दे दिया। अब कुछ संशोधन दिया, ठीक है, तो अब आप समझें, इसमें जब कुछ संशोधन दे दिया तो संशोधन के बाद की जो सिचुएशन है कि इस संशोधन के बाद ये यहां से पॉइंट इतना हो गया भाई, बिल यहां से पास हुआ, यहां भी पास हुआ, लेकिन पास होने के बाद कुछ संशोधन इन्होंने कर दिया उसमें और इनके पास भेज दिया। अब जब भेज दिया तो देखो बच्चों, इसके पास हो गए अब 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन हुए दोबारा से। अब या तो ये क्या करे, या तो ये मान ले, पहला ऑप्शन है इसके पास, पहला ऑप्शन है कि भाई ए ऑप्शन, या तो ये मान ले संशोधन को, ठीक है, और या ये मना कर दे। कौन मना कर दे, ए वाला जहां से पास होके गया था, या ये मना कर दे। अब ध्यान दे, यदि इसने मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि नहीं माना, यदि इसने नहीं माना तो क्या हुआ, नहीं माना तो यहां सिचुएशन बनी जॉइंट सेशन। बात समझ में आई, ध्यान दें कि इसने पास तो करा था दूसरे वाले ने, लेकिन कुछ संशोधन करा, और संशोधन करने के बाद वापस उसके पास भेजा, जिसने पास करके भेजा था पहले सदन ने, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो वो पास कर दे, मतलब मान ले उसकी बात को, और या वो मना कर दे, नहीं माने संशोधन को। अब नहीं मानेगा तो क्या हुआ, गतिरोध पैदा हो जाता है, और क्या हुआ, जॉइंट सेशन आपका आ जाएगा तुरंत। तो यहां भी जॉइंट सेशन आपका आ जाता है। ये बात समझ में आई होगी आपकी में। अब एक ऑप्शन और आपका, एक पॉइंट और। अब या तो ये पहला वाले ने कह दी, क्या कह दी, बिल्कुल ठीक है भाई, उसने पास करके भेज दिया। अब इसके पास चौथा पॉइंट क्या है कि इसने बिल को जब प्राप्त हुआ उसकी तिथि से 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हाँ, यहां आप लिख लेना कि बिल तिथि से 6 माह, बिल तिथि से 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं, 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है। कोई भी कार्रवाई इसने नहीं की इस सेशन में। जब कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आप समझिए कि भाई फिर क्या कंडीशन बनी। अब दूसरे वाले ने क्या सोचा कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो अब यहां पर भी गतिरोध पैदा हुआ, तो ये भी संयुक्त मतलब जॉइंट सेशन आपका आ जाता है। तो जॉइंट सेशन के आपके 4 तरीके बने, मतलब 4 पॉइंट हैं, चारों में जॉइंट सेशन कहां कहां आया है ये आपकी समझ में आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका होगा। कि सबसे पहला जॉइंट सेशन कहां आया कि आपने दूसरे वाले सदन ने मना कर दिया। दूसरा कहां बना कि भाई दूसरे वाले सदन ने कुछ संशोधन करा और वापस भेज दिया, पहले वाले ने फिर मना कर दिया, उसमें जॉइंट सेशन आ गया। अब तीसरा कहां बना कि भाई बिल उसने रोक लिया, लेकिन जो रोकने की तिथि है वो 6 माह तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं करी, तो उसमें वो भी गतिरोध माना गया और उस पर भी जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। किसके थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू। तो ये जॉइंट सेशन बुलाने की कंडीशंस आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में अब आ गया होगा कि जॉइंट सेशन कैसे बुलाया जाता है और क्या कंडीशन जॉइंट सेशन की होती है, ठीक है। अब ध्यान दें,
राष्ट्रपति के द्वारा जो जॉइंट सेशन का जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ किसमें किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में किया जाता है। ये आपको बताया गया है, सिर्फ साधारण बिल पर, ठीक है। ना ही आपका धन विधेयक में किया जाएगा और ना ही आपका संशोधन विधेयक में। मैंने आपको बताया था, ना धन विधेयक में, ठीक है, और ना संशोधन विधेयक में। जॉइंट सेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें बुलाया जाएगा? सिर्फ साधारण विधेयक के बिल, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये चीजें अब आ गई होंगी, आप इनको समझ गए होंगे जॉइंट सेशन कैसे बुलाया जाता है। चलिए आगे देखिए। अब राष्ट्रपति ने क्या काम, राष्ट्रपति ने जो जॉइंट सेशन बुलाया है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए ही बुलाया जाता है, ठीक है। कोई से भी कंडीशन में हो सकता है जॉइंट सेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अगला क्या है? सत्रावसान करना। अब जो सत्रावसान करना है, सत्रावसान, इसका मतलब क्या है? ये भी आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कंडीशन में ही खत्म करा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब क्या है कि सेशन को समाप्त करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अब देखिए लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना। अब लोकसभा को जो भंग किया जाता है, जो उसका समय सीमा होती है वो होती है 5 वर्ष, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक है, इससे पहले भी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में किया जाएगा? सिर्फ लोकसभा के में, राज्यसभा के में नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, इसलिए इसमें नहीं किया जाएगा। लोकसभा क्या है? आपका स्थायी सदन नहीं है, ठीक है, तो लोकसभा के में ही किया जाएगा। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या ले लेते हैं? अवकाश लेते रहते हैं, इसलिए ये क्या है? आपका स्थायी सदन है, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती भंग होने की, ठीक। चलिए अब आप देखिए, एक शब्द होता है, आपने सुना होगा स्थगन, स्थगन, ठीक है, क्या सुना होगा आपने? स्थगन सुना होगा। स्थगन कौन कर सकता है? ये ध्यान दें, स्थगन कौन कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए कि स्थगन राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। स्थगन राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन करता है स्थगन? लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी ही क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का स्थगन करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी समझ में बात आई होगी कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वही क्या करेंगे? आपका स्थगन करते हैं। इनको अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को इसके विषय में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में अब आ चुकी होगी। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है। अब आप समझने का प्रयास करें, पहले जो तो आपको पॉइंट समझा गए हैं उनको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की जो विशेषताएं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो आपको बताई भी गई हैं और यहाँ आपकी समझ में अब वो आसानी से आ जाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्शों के आधार पर अध्यादेश जारी करना। अब आपको बताया गया था कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्शों के आधार पर ही क्या करता है? आपको अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। उसमें जब मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा तो वो उसका विवेक अधिकार नहीं है। देखिए ये पॉइंट फिर आपका उससे जुड़ जाता है, ठीक है भाई। आपको इतना पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो वो आप अगला पॉइंट जोड़ सकते हो कि यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक का अधिकार नहीं दर्शाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उन सारे अध्यादेशों को जारी किया जा सकता है जिस पर संसद के द्वारा विधि या कानून बनाया जा सकता है। देखिए ठीक है, आप देखें जिस पर संसद के द्वारा विधि या कानून का निर्माण किया जा सकता है, ठीक। तो उन सारे जितने भी विषय हैं जिन पर भी संसद कानून बना सकती है, जिन पर भी संसद कानून बना सकती है, उन सभी पर राष्ट्रपति के द्वारा सारे विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, अब आसानी से याद भी हो रही होंगी कि संसद जो भी कोई भी विषय है जिस पर कानून बना सकती है संसद, उसी पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो करने की शक्ति है संसद की शक्तियों के समतुल्य है। ध्यान दें, संसद की शक्तियों के
समतुल्य है। ये आपको बताई गई, अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसद की जो शक्तियों के समतुल्य है। अर्थात संसद जो कानून बना सकती है, राष्ट्रपति भी वही कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश भी उसी कानून के समतुल्य काम करता है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी जो अध्यादेश है उसका जो प्रभाव है वही होगा जो संसद द्वारा। अब ध्यान दें, ये संसद के संदर्भ में ही पॉइंट है सारे सारे। अर्थात सीधे सीधे आपको ध्यान देना है कि संसद जो कानून बना सकती है, संसद के कानून का जो प्रभाव होगा वही राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के कानून का भी प्रभाव होगा। संसद का जो कानून बनाया उसकी जो ताकत होगी उसी के समतुल्य राष्ट्रपति का अध्यादेश के जारी करने की जो शक्ति है वो भी उसी के समतुल्य होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पैरेलल चीजें चल रही हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी तभी किया जा सकता है जब संसद का सत्र ना हो, ये विशेष पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब संसद का सत्र ना हो, संसद का सत्र ना हो तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। अब ध्यान दें कि राष्ट्रपति ने संसद का सत्र ना हो तब अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन जब तत्कालीन जो आगामी सत्र है लोकसभा का, तत्कालीन आगामी जो सत्र है लोकसभा का, उसके 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने के अंदर यदि उसको संसद ने अनुमति दे दी, ठीक है, 6 महीने तक संसद ने अनुमति दे दी, तो सोच लीजिए कि भाई वो ठीक है ना, अध्यादेश लागू रहेगा, अन्यथा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए आगे आपको बता रहे हैं कि संसद के संदर्भ में यह राष्ट्रपति के समानांतर शक्ति को नहीं दर्शाता है। अब एक चीज देखिए, अब एक बात यहां पॉइंट आया है कि संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति के समानांतर शक्ति को नहीं दर्शाता। कैसे नहीं दर्शाता है भाई, ये समझिए। भाई देखिए, संसद जो है, जो राष्ट्रपति, संसद तो कभी भी किसी भी कानून को बना सकती है, ये उसकी ताकत है, उसका एक अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति जब दोनों सत्र, मतलब सत्र, कोई सा भी सत्र नहीं होगा, जब संसद का सत्र नहीं होगा, ध्यान दें अभी पीछे बताया आपको, जब संसद का सत्र नहीं होगा तभी आपका अध्यादेश जारी किया जाएगा। अर्थात उसके समानांतर नहीं है कि एक तरफ संसद चल रही है और एक तरफ आपका उसी समय पे आपका अध्यादेश का आदेश कर दिया जाए। तो ये क्या है, समानांतर नहीं है। ये ध्यान दें, ये पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति के समानांतर शक्ति को ये नहीं दर्शाता है, लेकिन समतुल्य शक्तियों को दर्शाता है। समतुल्य, ध्यान देना, समतुल्य और समानांतर में डिफरेंट है। समानांतर का मतलब है कि संसद का सत्र नहीं होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यदि संसद के सत्र में ही करता तो समानांतर होता, अन्यथा नहीं है। ठीक है, लेकिन समतुल्य है, अर्थात पावर दोनों की बराबर है। चलिए अब एक बात देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश पर स्वीकृति अनुमोदन संसद के तत्कालीन, ध्यान दें, तत्कालीन आगामी सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह, ये गलती से हो गया था, 6 माह की 6 सप्ताह, 6 सप्ताह क्या है, 6 सप्ताह ये 6 सप्ताह के अंदर किया जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह के अंदर किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश की मान्यता समाप्त मानी जाएगी। ये बात समझ में आई होगी आपके में। ठीक है, कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश स्वीकृत कर दिया, अर्थात जारी कर दिया, लेकिन जब तक संसद उसको अनुमति नहीं देगी, अब संसद अनुमति कब देगी, जब तत्कालीन आगामी सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है, उस पर आदेश जारी किया जाए, संसद का अनुमोदन जारी हो जाए। अब एक बात देखिए, क्या राष्ट्रपति, ध्यान दें, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया या जो भी निर्णय लिया गया, मंत्रिपरिषद के किस पर लिया गया, सलाह पर लिया गया। ध्यान देना, मंत्रिपरिषद के सलाह पर, इसकी सलाह पर। ठीक है, क्या मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी, क्या इसकी न्यायिक परीक्षण, न्यायिक जांच की जा सकती है? न्यायिक जांच की जा सकती है, ठीक है, क्या इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है कि भाई उसने अध्यादेश
जारी क्यों किया, अध्यादेश जारी क्यों किया? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया उसकी न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसका एक क्या है, मेलाफाइड, किसके अकॉर्डिंग? मेलाफाइड, ध्यान देना, मेलाफाइड, MELAFIDE, मेलाफाइड का मतलब है बैड इंटेंशन। बैड इंटेंशन मतलब बुरी नीयत, बुरी नीयत, ठीक है, बुरी नीयत। बुरी नीयत के अकॉर्डिंग यदि राष्ट्रपति की इस पर बुरी नीयत है, ठीक है, तो इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है। उसका किसके अकॉर्डिंग रूल क्या होगा? मेलाफाइड, अर्थात बुरी नीयत के अकॉर्डिंग इसकी जांच की जा सकती है, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, अब आपको एक बात और समझाते हैं हम। देखिए भाई, राष्ट्रपति को जो सलाह मिली, राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया, ध्यान देना, सिर्फ ये अध्यादेश जो जारी किया है उसी के लिए है। अध्यादेश राष्ट्रपति ने जो जारी किया, तो मेलाफाइड जो लगता है वो किसके लिए लगता है? आपका बुरी नीयत के लिए लगता है, ठीक है, बुरी नीयत। अब ध्यान देना आप कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने सलाह दी, ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग। आपको पता है अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग ये सलाह देता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्या जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है, ध्यान देना, अध्यादेश पे तो मेलाफाइड लग जाएगा, लेकिन जो मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है, जो भी सलाह दे रहे हैं, क्या उसकी न्यायिक जांच है? उसकी न्यायिक जांच नहीं है, उसकी न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ठीक, ध्यान देना, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। सिर्फ एक ही अपवाद है, और आर्टिकल आप कौन सा पढ़ोगे? आर्टिकल 74 का 2 आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। उसमें साफ साफ किया गया, बताया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी, तो मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग जो सलाह दी गई है वो उस पर न्यायिक जांच आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है? उस अपवाद को देखिए। अपवाद, अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि SR बोमई, एस अपवाद को लिखना चाहे लिख लेना, SR बोमई के केस में, SR बोमई के केस में कर्नाटक के सीएम थे ये। कहाँ के? कर्नाटक के सीएम थे। इनके केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने हेतु, राष्ट्रपति शासन जैसे लागू करा उसको लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है, ठीक है, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसकी न्यायिक समीक्षा की जाए, न्यायिक समीक्षा की जाए, ठीक है। सिर्फ एक अपवाद है, तो अब ध्यान रखें इसका कि राष्ट्रपति शासन जो के लिए जो सलाह दी मंत्रिपरिषद ने, उसके लिए SR बोमई केस ही है सिर्फ, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। तो उसकी और न्यायिक जांच नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? इसकी न्यायिक जांच होगी सिर्फ कर्नाटक बोमई केस में बताया गया है, ठीक है। अपवाद के लिए आप लिख सकते हो अपने राइटिंग वाले में। चलिए देखिए, अब तो ये बात समझ में आई होगी। अन्यथा अध्यादेश के मान्यता समाप्त ये आपको बता दिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की समीक्षा देखें, परीक्षण न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है, लेकिन किस आधार पर? सिर्फ एक आधार है, मेलाफाइड, अर्थात बुरी नियत, बैड इंटेंशन, इसका आधार पर ही की जा सकती है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब बिल्कुल परिस्थिति आवश्यक हो, बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य हो, ठीक है, तभी ये परिस्थिति आपकी हो सकती है, तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संसद का आप संयुक्त सत्र आप देखिए, आपको समझा चुके हैं। संसद का संयुक्त सत्र क्या कंडीशन में बुलाया जाता है ये आपको बताया गया है। इस संसद का जो संयुक्त सत्र है, जॉइंट सेशन,
सिर्फ और सिर्फ किसमें बुलाया जाता है? आपका जब गतिरोध पैदा हो। और किसके लिए बुलाया जाता है? सिर्फ साधारण विधेयक। तो देखिए आपके सामने 2 पॉइंट हैं, बाकी आपको समझा चुके हैं, वहां से आप पॉइंट अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना, और आपको लिखने भी है वो इस तरह से जैसे समझाए गए हैं, वो आपको लिखने भी है। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र का प्रयोग साधारण विधेयक, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र का प्रयोग सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। अब देखें, ना कि धन विधेयक और ना ही धन विधेयक और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। ठीक है। ये आपको बताया गया है, पीछे आपको वीटो पावर बता दी गई हैं, तो आपकी समझ में ये चीजें आ रही होंगी आसानी से। आगे देखिए, संयुक्त सत्र के अंतर्गत विधेयक को कुल जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। ये आपको समझा चुके हैं अभी हम। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी वो बिल जा सकता है, जिसमें जाएगा दोनों की सहमति उसमें जरूरी है। चलिए आगे देखिए, अन्य तथ्य क्या है राष्ट्रपति की शक्तियों के। राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वार्षिक वित्तीय बजट कथन या बजट, ठीक है, वित्तीय वार्षिक बजट, कैग का प्रतिवेदन, वित्त आयोग का प्रतिवेदन, यूपीएससी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं का प्रतिवेदन आदि संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाए, ताकि संसद उस पर चर्चा कर सके। ठीक है। तो ये इनके अन्य और तथ्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, संसद में लंबित बिल या विधेयक पर लोकसभा के विघटन का प्रभाव। बहुत अच्छा आपका ये हेडिंग है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है। आपको समझाते हैं यहां पर हम। देखिए आपके सामने जो हेडिंग था अभी, इस हेडिंग के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि भाई जो लोकसभा है, ठीक, लोकसभा में विघटन या प्रभाव से संसद में जो लंबित जो बिल होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। देखिए भाई, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ध्यान देना इस बात पर। पहला पॉइंट क्या कहेगा? पहला पॉइंट चलो हम यह लगा, इसी को बना लेते हैं, पहले वाले को ही, इसी को पहला पॉइंट बना देते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा। आप ध्यान देना इस बात को, संसद के समक्ष लंबित जो विधेयक है, ठीक है, उनके सत्रवसान का जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित हो, कोई विधेयक यहां लंबित पड़ा हुआ हो, यहां राज्यसभा, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित हो, यहां आया हो, राज्यसभा में लंबित पड़ा हो, और लोकसभा में से पहुंचा ही ना है, लोकसभा में वो पहुंचा ही नहीं है, लोकसभा के द्वारा वो पारित ही नहीं हुआ है, सिर्फ राज्यसभा में पहुंचा है, और राज्यसभा में ही वो लंबित अभी पड़ा हुआ है, तो यदि लोकसभा इस समय क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो यहां जो बिल पड़ा हुआ है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा इस पर, अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लंबित, ये विपगत नहीं होगा। क्लियर है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, राज्यसभा में कोई बिल है, ठीक है, लंबित पड़ा हुआ है, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है, अभी ना लोकसभा में पारित हुआ है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो कोई प्रभाव उस बिल पर नहीं पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे देखिए। अब अगला पॉइंट क्या बन सकता है आपका? अगला ये बन सकता है कि कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा, कोई बिल लोकसभा में आया और इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी में पड़ा हुआ है, या इससे पारित हो गया है, या पारित होने के बाद इसमें लंबित है, या पारित हो गया है, पारित होने के बाद किसमें गया? राज्यसभा में गया। किसमें गया? राज्यसभा में गया। ठीक है, जब राज्यसभा में गया, अब इस समय क्या हो जाती है? लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अब भंग हो जाती है, ध्यान देना, जब भंग हो जाती है तो जो बिल पड़ा हुआ है, किससे पारित हुआ था? लोकसभा पारित हुआ था, जो बिल पड़ा हुआ राज्यसभा में, तो वो अब क्या होगा? बिल भी विपगत हो जाएगा, वो भी विपगत हो जाएगा। विपगत का मतलब खत्म, विपगत हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई कोई बिल है लोकसभा में पड़ा हुआ, राज्यसभा तक नहीं पहुंचा है, राज्यसभा तक नहीं पहुंचा है, लोकसभा में पड़ा हुआ है और लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो बिल क्या हो गया, बिल भी खत्म हो गया, बिल भी आपका खत्म हो गया। आई बात समझ में? तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि बिल कब कब खत्म होता है और किस सिचुएशन में होता है। अब बशर्ते एक शर्त है, एक शर्त क्या है, कौन सी कंडीशन पे है, देखिए जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट हमने समझाया है, यहां देखिए लोकसभा में बिल पास हुआ या पारित होने के बाद राज्यसभा में पहुंच गया और राष्ट्रपति ने, ध्यान देना, राष्ट्रपति ने जॉइंट सेशन के लिए कह दिया, राष्ट्रपति ने जॉइंट सेशन का आदेश कर दिया, ठीक है, सहमति दे दी, तो ध्यान देना तब बिल विपगत नहीं होगा, वो फिर विपगत नहीं होगा, अर्थात बिल समाप्त नहीं होगा तब तक जब तक नई लोकसभा है, नई लोकसभा बनेगी और उसके प्रथम सत्र में ही, उसके प्रथम सत्र में इससे पहले ही जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और इस बिल पर चर्चा होगी, इस बिल पर चर्चा होगी, तभी ये बिल बचेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आपके में आगे होगी, तब जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने पॉइंट अब समझे होंगे। अब आप आइए देखिए, अब आपको जो पॉइंट लिखाए गए हैं उनको समझिए। भाई ये आपको बताया गया है यहाँ पर कि संसद में लंबित जो बिल हैं वो क्या कंडीशन है, संसद के समक्ष लंबित विधेयक संसद के सत्रावसान, अर्थात संसद का सत्र खत्म हो रहा है, के कारण विपगत नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, देखिए जो सत्रावसान, संसद का जो सत्र है वो खत्म हो जाए तो जो बिल हैं वो विपगत नहीं होंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा है अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित पड़ा हो, ठीक है, राज्यसभा में लंबित हो जो कि लोकसभा में, ध्यान दें, लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, ये आपको समझाया भी, लोकसभा के विघटन हो जाती है तो विपगत बिल नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित हो या लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया हो, ठीक है, और राज्यसभा में लंबित हो तो वह विधेयक लोकसभा के भंग होने के साथ विपगत हो जाएगा, ये आपको बताया गया है, ठीक है। बशर्ते, एक शर्त आपको मैंने बताई थी, बशर्ते उस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र बुलाने के आशय को व्यक्त ना किया गया हो, व्यक्त ना किया गया हो, ठीक है। तो ये बात अब आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या समझाया आपको, और आपको वो पॉइंट, अब आपको पॉइंट लिखे हुए पॉइंट में मिल गए हैं, आप इनको अपने तरीके से लिख लेना, जो आपको समझा गया उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज और समझें कि यदि लोकसभा का समय पूरा हो जाता है, चलो एक और पॉइंट समझाते हैं हम आपको, यदि लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसका कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो जो सरकार होगी, जो भी सरकार होगी, अब वो क्या काम करेगी, उसका काम क्या है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना, ठीक है। भाई लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, सरकार इसको इस्तीफा देगी, क्या देगी, इस्तीफा देगी, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति नई सरकार बनने तक, ध्यान देना, राष्ट्रपति नई सरकार बनने तक, जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक इस सरकार को केयर टेकर के रूप में, केयर टेकर के रूप में, ठीक है, कार्य करने के लिए कह सकता है, केयर टेकर के रूप में कार्य करने के लिए कह सकता है। अब यहां सिचुएशन चेंज हो जाती है, कैसे चेंज होती है, अभी आपको पहले बताया था हमने कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर कार्य करता है, बताया था अभी आपको कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन तब सरकार परमानेंट थी, अब सरकार ने इस्तीफा दे दिया, अब ये सरकार जो है राष्ट्रपति के कहने पर,
राष्ट्रपति की अनुमति से केयरटेकर के रूप में है। यदि मंत्रिपरिषद अब राष्ट्रपति को सलाह देती है, इसकी मंत्रिपरिषद जो केयरटेकर है अब, ठीक है, ये जो केयरटेकर सरकार है इसकी मंत्रिपरिषद इसको सलाह देती है राष्ट्रपति को, तो अब राष्ट्रपति इसकी सलाह को बिल्कुल मना कर सकता है, ठीक, और अपनी जजमेंट को, अपनी सलाह को दे सकता है। इसकी सलाह नहीं मान सकता, मानने के लिए बाध्य नहीं है, अच्छी लगी तो मान सकता, नहीं अच्छी लगी तो नहीं मान सकता है, ठीक है। तो अब रूलिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि अब पावर में कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की मर्जी से ये केयरटेकर सरकार बनी है, ठीक। तो ये बात आपकी समझ में अब आई होगी कि भाई जो परमानेंट सरकार है, जो केयरटेकर सरकार है, उनमें क्या डिफरेंट है। इस स्थिति में जो मंत्रिपरिषद को जो इंपोर्टेंट और नीतिगत जो कार्य ले हैं, जो कार्य करने हैं, मान चलो मंत्रिपरिषद को नीतिगत कार्य करने हैं और को निर्णय लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्णय पहले कौन लेती थी, निर्णय पहले मंत्रिपरिषद लेती थी, लेकिन अब मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेगी तो स्वयं नहीं लेगी, स्वयं नहीं लेगी। किसकी सलाह से लेगी, अब राष्ट्रपति की सलाह उल्टी लेनी पड़ेगी। जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेता, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती थी, अब राष्ट्रपति की सलाह उल्टी लेनी पड़ेगी, किसको, मंत्रिपरिषद को। तो ये कंडीशन अब आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को लगता है, ध्यान देना, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि केयरटेकर जो मंत्रिपरिषद है, केयरटेकर मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी वो कर सकता है, राष्ट्रपति को लगता है कि भाई अध्यादेश जारी करना है, ठीक है, तो केयरटेकर जो सरकार है, केयरटेकर जो मंत्रिपरिषद है, इसकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब सारे काम कर सकता है, लेकिन ताकत राष्ट्रपति की है, वो माने या ना माने, ठीक। लेकिन जो भी कार्य करेगी, जो भी कार्य मंत्रिपरिषद करेगी केयरटेकर सरकार की, वो राष्ट्रपति की सलाह लेगी ही लेगी, ठीक है। आई होप आपकी समझ में अब आ चुका होगा, ठीक। चलो देखिए, अब आपको आगे पॉइंट बताते हैं हम। आपको कहां तक बता दिया, यहां तक बता दिया। अब आता है आपका कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका। ध्यान दें, कार्यपालिका के संदर्भ में जो राष्ट्रपति की भूमिका है उसको समझने का प्रयास करें कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति के पद में निहित है, राष्ट्रपति के पद में निहित है, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो कार्यपालिका की जो पूरी पावर है, जो शक्ति है, राष्ट्रपति के पद में निहित है। भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी, जो भी कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान देना, राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है, वो किसकी की जाती है, नियुक्ति प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये प्रधानमंत्री के परामर्शों पर आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। तो आगे देखें आप, मंत्रिपरिषद के, बहुत अच्छा पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती है, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भाई जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद और जो लोकसभा है, इस लोकसभा के जो टोटल सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सदस्यों की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से कम ही होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। मान के चलो इसके 500 सदस्य हैं तो 15.75 ही इसकी मंत्रियों की संख्या होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। समझ गए आप बात को? तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए आगे प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है। देखें, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग क्या क्या दायित्व है। देखिए, राष्ट्रपति को संघीय प्रशासन एवं विधान के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। अर्थात प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति किसी भी विषय पर परामर्श, किसी विषय पर जानकारी लेने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर जानकारी लेने के लिए कह सकता है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है
कि राष्ट्रपति को संघीय प्रशासन या विधान के जो भी विधान है उसके प्रस्ताव से संबंधित जो भी कानून बनाया गया है उसके प्रस्ताव संबंधित मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, प्रधानमंत्री से कह सकता है कि भाई आप इन जो भी मंत्रिपरिषद ने जो कानून बनाए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, उनकी हमें आप जानकारी दीजिए, तो राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। संघीय प्रशासन या विधान से संबंधित कोई सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। तो आपको ऊपर वाले पॉइंट में यही है, नीचे वाले में ऊपर वाले मंत्रिपरिषद जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अर्थात संघीय प्रशासन या विधान से संबंधित विधान जो भी बनाया जा रहा है उससे संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। अगर कोई निर्णय किसी एक मंत्री के द्वारा, ध्यान दें, किसी एक मंत्री के द्वारा लिया गया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचाराधीन प्रस्तुत करवा सकता है। मान के चलो किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया, ठीक है, एक मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचाराधीन प्रस्तुत करवा सकता है। ठीक है, इसको जांच किया जाए कि एक ही मंत्री ने ये निर्णय लिया है। ठीक, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु नियम बनाने के अधिकार रखता है, अनुच्छेद 77 के 3 के अकॉर्डिंग। अब राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जो मंत्री हैं उनके बीच कार्यों को आवंटन करने हेतु नियम बनाने का अधिकार भी रखता है। अनुच्छेद कौन सा? 77 का 3। अनुच्छेद 77 के 3 के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन, ध्यान देना, भारत सरकार कार्य आवंटन, ये नंबर ए पॉइंट ले लेना इसको, नंबर एक तो ये हो गया भारत सरकार कार्य आवंटन 1961, यहां तक पॉइंट हो गया पहला। ठीक है, और दूसरा ध्यान दें भारत सरकार कार्य संचालन, देखिए एक तो कार्य आवंटन है और एक कार्य संचालन है। ठीक है, 1961 के अनुसार बनाया गया है। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं 1977 में कि भारत सरकार जो कार्य आवंटन करेगी, जो मतलब राष्ट्रपति जो कार्य आवंटन देगा, मतलब बंटवारा आवंटन करेगा, ठीक है, मंत्रियों को 1961 में दिया गया है। नियम कौन सा? 1961। और भारत सरकार कार्य संचालन 1961 बनाया गया है। इन नियमों को निर्धारण, इन नियमों का जो निर्धारण है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है उसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा। कौन से कि नंबर 1 आपका भारत सरकार कार्य आवंटन 1961 नियम और भारत सरकार कार्य संचालन 1961 नियम, जिसको कौन करता है? जो मंत्रिमंडल है उसके सचिवालय से द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में ये चीजें आई होंगी। अब देखिए अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में देखें आप, 74 का जो 1 क्लॉज है वो क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग अभ्यास करने हेतु मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान दें, कार्य करेगा, विल, यहां क्या है? विल, मतलब करेगा, मतलब करना ही होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, करना ही होगा। अब यहां समझने का प्रयास करें पॉइंट को। भाई यदि विल एक्ट है, जो विल है, इसमें क्या दिख रहा है? स्वविवेक दिख रहा है। स्वविवेक क्या दिख रहा है? स्वविवेक। ठीक है, अब इस स्वविवेक को क्या बना दिया गया? इसको क्या बना दिया गया? सलाह, सेल कर दिया गया। ये स्वविवेक कब करा गया? विल एक्ट करेगा, ध्यान रखें। पहले क्या था? ये सेल था। पहले क्या था? सेल था। इसको क्या कर दिया गया? स्वविवेक कर दिया गया। अब स्वविवेक कब करा गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, ध्यान देना कि सेल था पहले संविधान में, लेकिन इसको क्या बना दिया गया? विल बना दिया गया। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद को खुद की ताकत मिल जाएगी, मंत्रिपरिषद जो दे देगी वही
किसको करना होगा? राष्ट्रपति को करना होगा। क्या हो गया? विल। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? उसको विल कर दिया। ठीक, लेकिन अब इसमें और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? पुनर्विचार। क्या जोड़ा? पुनर्विचार इसमें जोड़ दिया गया कि पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? आपका पुनर्विचार कर दिया गया। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, लेकिन सिचुएशन आती नहीं है। ठीक है, तो 1978। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके में। चलिए अब आप देखिए क्या समझाया जा रहा था आपको। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। परंतु पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। देखिए, ठीक है, तो ये चीज फिर आ गई। स्वविवेक अधिकार यहाँ खत्म हो जाता है। किसका रहता है स्वविवेक? फिर मंत्रिपरिषद का रहता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से विल की जगह सेल शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पुनर्विचार शब्द लाया गया था। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 74 के सेकंड क्लॉज द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, ध्यान देना, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको हमने बताया कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह की जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ बी आर बोमई केस के द्वारा की जा सकती है। बस अपवाद है एक। ठीक है, बी आर बोमई केस कर्नाटक के सीएम 1994 में आपको बताया था। अब देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या कंडीशन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संदर्भ में टीम की कप्तान या टीम का लिख देना बच्चों इसको, टीम का कप्तान या समकक्षों में प्रथम होता है। क्या होता है? प्रथम। ठीक है, प्रथम होता है, परंतु वास्तविकता में प्रधानमंत्री इससे कुछ और अधिक है। इससे कुछ और अधिक है। कौन? प्रधानमंत्री। आप ध्यान दें, प्रधानमंत्री की ताकत से ही मंत्रिपरिषद चलती है। यदि प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही मंत्रिपरिषद करेगी। मंत्रिपरिषद जो चाहेगी वो प्रधानमंत्री यदि मना करना चाहे तो मना कर देंगे और मंत्रिपरिषद को वो मानने पड़ेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। तो ध्यान देना, वो कप्तान हैं उनके और उससे कुछ और ज्यादा भी अधिक है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बच्चों आपने बहुत इंटरेस्ट लिया होगा इसका, और आज आपके लिए बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है और आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है, हर चीज को डिफाइन किया गया है, हर चीज के नोट्स आपके सामने प्रोवाइड किए गए हैं। आपको जो जरूरत हो उसको नोट कर लेना और लिखने का प्रयास करें। राइटिंग पर डेली आप मेहनत करें, राइटिंग करने का प्रयास करें, राइटिंग जरूरी है। तो आप देखिए आज का आपका असाइनमेंट क्या है आपके सामने। आज का असाइनमेंट है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रपति संसद का एक भाग है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आपको बताया गया था राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। ठीक है, ये आपको आज बताया गया है, समझाया गया है किस तरह से भाग है और किस तरह से पक्ष आप विपक्ष आप पार्ट में रखोगे। आपको समझाया गया, अध्यादेश बताया गया है, आपको संयुक्त सत्र बताया गया है, सत्रवसान बताया गया है। ठीक है, आपको लोकसभा का विघटन बताया गया है। ये सब क्या है? राष्ट्रपति की पावर है और राष्ट्रपति की पावर के साथ साथ आपको मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से भी परिचित कराए। एक दूसरे से लिंक करके चीजों को करिए, एक साथ खत्म करोगे तो वो कभी याद नहीं रहेंगी। एक दूसरे से लिंक करके करोगे तो आप लिख अच्छा पाओगे और समझा भी अच्छा पाओगे। अब आपके समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा, आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। समय सीमा अभी तय ना करें, चाहे आपको आधे घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, लिखने का प्रयास करोगे आप। आज का असाइनमेंट आपका यही है। ठीक है, तो आप इस असाइनमेंट को लिखें। आज के लिए आपके इतने ही काफी है। आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारा पीकेडी क्लासेस पर मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लें उसको और वहां क्वेश्चन को सॉल्व करके आप डाल सकते हो। आप क्वेश्चन को अंक आपको कितने मिलेंगे ये आपको वहां कॉपी चेक होने के बाद पता लग जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज की हमारी क्लास के अकॉर्डिंग हमने आपको जो समझाया है और जितने पॉइंट हमने सुबह शुरू में डिस्कशन में लिए थे वो सारे पॉइंट हमारे डिस्कशन हो चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट थे देखिए, ये सब सदन हमारे हो चुके हैं डिस्कशन। 74 का फर्स्ट आर्टिकल भी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रधानमंत्री की विशेषाधिकार मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो विशेष अधिकार क्या है ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होएगा हमारा, ठीक है। तो क्लासों का इंटरेस्ट लेते रहिए और आगे चलते रहिए। ओके बाय, आज के लिए काफी है।